हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पापा जी, ओ पापा जी, कहाँ मर गए? पहले से ही दिमाग खराब है इस बुड्ढे की वजह से, चिल्ला चिल्ला कर गला सूखता जा रहा है। और देखो, इनका तो कोई अता पता ही नहीं है। कल ही बोली थी कि गैराज में झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ सफाई कर दो, चारों तरफ धूल ही धूल है। और ये देखो, गाड़ी भी न जाने कैसे साफ की है कि पूरी गाड़ी पर स्क्रैच लगा है। इससे अच्छा तो ये गांव में ही रहते, वहीं ठीक था। किसी काम के नहीं है, पर ये बात मेरे पति को कौन समझाए? उनके लिए तो बाप ना हुआ ये कि भगवान हो गया। अरे पापा जी, कहाँ चले गए? कब से चिल्ला रही हूँ। रेखा अपने ससुर नारायण बाबूजी को आवाज लगाती है। तभी नारायण बाबूजी घर के अंदर से भागते भागते आए और बोले, क्या हुआ बहू? तुम मुझे आवाज लगा रही थी। मैं वो जरा बाथरूम गया था। रेखा बोली, तब से चिल्ला रही हूँ और पूछ रहे हो कि आवाज लगा रही थी, और पूछ रहे हो आवाज लगा रही थी। अरे, इतना खाते क्यों हो कि बार बार बाथरूम जाना पड़े? मानती हूँ अनाज आपके बेटे का है, पर पेट तो आपका है। थोड़ा कम खाया करो। और ये देखो, मैं आपसे कल ही बोली थी कि गैराज को अच्छे से साफ कर देना। आपने अभी तक नहीं किया है। पता है ना आपको, 2 दिन बाद में लौट कर आने वाले हैं। क्या कहेंगे कि मेरे पीछे से इतना भी काम नहीं हो पाता? नारायण बाबूजी बोले, बहू, तुम तो जानती हो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ साफ सफाई करूँगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, और कहीं मैं बीमार ना पड़ गया तो बेकार की दवा के खर्च और मेरी सेवा करनी पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हें दिक्कत हो, इसलिए मैंने अभी तक साफ सफाई नहीं की है। बहू, अलग अगल बगल वालों को देखता हूँ गाड़ी साफ करने के लिए किसी लड़के को रखता हूँ। तुम भी उसे 150 देकर साफ सफाई क्यों नहीं करवा लेती हो? रेखा बोली, अरे वाह, अरे वाह कहते हुए आप तो बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। पैसे तो जैसे पेड़ पर फलते हैं। शर्म नहीं आती है? घर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं, थोड़ी सी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं? क्या ही बोलूं, आपसे हो नहीं पाती। साफ सफाई करने से आपका अस्थमा इतना नहीं बढ़ जाएगा कि आप मर जाएंगे। मैं थोड़ी शॉपिंग करके आ रही हूँ, तब तक गैरेज पूरा साफ हो जाना चाहिए। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेटा मेरे लिए सर दर्द की जो सर दर्द ही जोड़ गया है। खुद तो काम के सिलसिले से बाहर निकल जाता है, और ये मेरा दिमाग खराब करते बुदबुदाती हुई रेखा गाड़ी से निकल गई। नारायण बाबूजी ने अपने मुंह पर रुमाल बांधा और गैरेज की साफ सफाई करने लगे। करते करते उनका ध्यान किनारे में रखे कबाड़ पर पड़ा, जहां उनकी उनकी पत्नी की बहुत पुरानी तस्वीर फेंकी हुई थी। नारायण बाबू ने सोचा, जरूर ये बहू का ही है काम होगा, बेटा तो ऐसा करेगा नहीं। बहू तस्वीर देखते देखते नारायण बाबूजी को सोचने लगे, कितने धूमधाम से अपने बेटे अजय की शादी रेखा से की थी। जब देखने गया था तब तो इसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। लगा था चलो घर में लक्ष्मी आएगी, सुख शांति ई का वास होगा। कभी बेटे बहू के जीवन में ऐसा कुछ ना हो। यही साफ सफाई भी आपसे नहीं हो पाती। साफ सफाई करने से आपका असमर्थता नहीं बढ़ जाएगा।
कभी बेटे बहू के जीवन में उन्होंने कोई दखल हस्तक्षेप नहीं किया। पर रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में ही रहना चाहता था, पर अजय ने मेरी एक नहीं सुनी और बार बार अपने साथ रहने की जिद करता था। और वही बात बहू को खटकने लगी कि कुछ रोज बाद जैसे उसे पता चला कि महीने का 25,000 पेंशन मिलेगा, रेखा बोली, पापा जी पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। पहले तो आप नौकरी करते थे तो यहाँ अकेले रहते थे, पर अजय यहाँ हर वक्त आपकी चिंता में डूबे रहते हैं। चलिए आप हमारे साथ ही रहेंगे, काम कम से कम ये निश्चित होकर काम तो कर पाएंगे। नारायण बाबू ने सोचा, चलो बूढ़े ससुर पर बहू को दया तो आई, वो साथ रहने लगे। पर सोचा हुआ हर बार सच नहीं होता। जब तक अजय घर में रहता, रेखा बड़े ही सम्मान से नारायण बाबू जी से बात करती। जैसे ही वो घर से निकलता, न जाने उस पर क्या भूत सवार हो जाता, और फिर वही रेखा महीने की पहली तारीख को बहुत अच्छे से चाय पानी भी पिलाती है, मानो ससुर न हो कि कोई एटीएम कार्ड हो जो महीने की पहली तारीख पर अपना काम आता है। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। नारायण बाबू पुरानी यादों से बाहर आए तो उनकी काम वाली कमला बोली, अरे बाबूजी, ये सब काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ। कई बार मैं मैम साहब को बोली थी कि कुछ पैसे खर्च करो तो मैं साफ सफाई कर दूंगी, पर वो तो इतनी कंजूस हैं कि उनकी तिजोरी से गरीबों के लिए 100 रुपये तो छोड़ो, अठन्नी तक नहीं निकलता। पर आपके लिए मैं बिना पैसे के ही ये कर दूंगी। चलिए आप जाकर हाथ पैर धो लीजिए। कमला जी की बातें सुनकर नारायण बाबू जी की आंखें भर आईं कि किसी बूढ़े के लिए गरीब की आंखें में स्नेह पर अपनी बहू की आंख में तनिक भी इज्जत नहीं है। जबकि नारायण बाबू रेखा के पिता तुल्य थे, फिर भी वो कभी उनसे ढंग से बात करती थी। 2 दिन बाद अजय लौटा। बेटे को देखते ही नारायण बाबू जी की आंखों में चमक आ गई, मानो खोया हुआ हीरा मिल गया हो। बेटा तू आ गया, बड़ा दिन लग गया तुझे आने में। अजय बोला अजय हंसकर बोला, हाँ पापा, 2-3 दिन ही हो रहा है। क्या बात है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, लगता है बहुत थक गए हैं। पर यहाँ तो कोई काम नहीं है, बस आपको आराम करने के लिए लाया हूँ। फिर आपका चेहरा थका थका सा क्यों लग रहा है? चलिए कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। इतना कहकर अजय कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद अजय फ्रेश होकर और सभी मेल का जवाब देकर टेबल पर आया। टेबल पर पिता को ना पाकर अजय उनके कमरे की तरफ गया और बोला, पापा आप कमरे में क्या कर रहे हैं? आपने खाना खा लिया क्या? तभी रेखा टेबल पर खाना रखते हुए बोली, आप भी ये कैसी बातें करते हैं? क्या इतनी रात तक पापा जी को भूखी रखूंगी? ये तो कब का खा लिए हैं। अजय हैरानी से बोला, अरे मैं तो कहा था कि हम साथ में मिलकर खाएंगे, और इतनी जल्दी इन्होंने खाना भी खा लिया। चलो कोई बात नहीं पापा, आप आराम कीजिए, मैं खाना खाकर आता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। रेखा नारायण बाबूजी को आंखें दिखाते हुए पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। बेचारे नारायण बाबूजी जली कटी सुनकर दिल ही दिल में रो रहे थे, और चाहकर भी बेटे से कुछ नहीं कर पाते। उसके अनुपस्थिति में क्या कुछ तंज झेलना नहीं पड़ता था उन्हें। बहू का ऐसा कड़वा स्वभाव जब देखो वो तब उनके साथ जुबान लड़ाती और कड़वा ही बोलती थी, मानो उसकी आत्मा एक स्त्री की नहीं बल्कि किसी राक्षसनी की हो। खाना खाने के बाद अजय पिता के साथ
बैठकर बातें कर रहा था, तभी रेखा 2 कप चाय बनाकर लाई और अजय को इलायची वाली चाय दी और वहीं अपने ससुर को फीकी बर्तन धुली हुई चाय पकड़ा दी। अब नारायण बाबूजी कुछ कहते भी कैसे, सामने रेखा जो बैठी थी। अजय बोला, पापा आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नारायण बाबूजी ने बहू की तरफ देखा तो रेखा बोली, हाँ हाँ पापा जी, अगर कोई दिक्कत हो तो अभी कह दीजिए। वैसे आपकी सेवा में मैं कोई कमी तो रखती नहीं हूँ। नारायण बाबूजी, अरे हाँ पापा की याद आया, कल 1 तारीख है, आपको पेंशन के लिए भी तो जाना है ना। मैं रिक्शे वाले को बोल दूंगी कि वो घर से आपको ले जाएगा, बेकार में बस स्टैंड तक मत जाइएगा। अजय पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उठकर सोने चला गया और नारायण बाबूजी ने वो चाय चुपचाप किचन में जाकर फेंक दी, क्योंकि उससे पीना और जहर को पीना एक ही बराबर था। सुबह अजय दफ्तर चला गया और नारायण बाबूजी बैंक चले गए। जैसे ही वो घर लौट कर आए, रेखा ने उनके आगे हाथ फैला दिया, क्योंकि राशन पानी के बहाने वो पूरा पेंशन उनसे ले लेती थी। नारायण बाबूजी आखिर करते भी क्या, वो भी तो बेटे के घर पर पड़े थे। एक विथुर का जीवन वैसे भी जल बिन मछली जैसा होता है, किससे बिताए और बोलने या अपना अकेलापन किससे साहस करते। लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा था उनसे। बेटा भी बहू के बर्ताव की छानबीन नहीं करता था, तभी तो उसका भाव बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया पर नारायण बाबूजी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और रेखा उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती रही। एक दिन रेखा कुछ ढूंढती हुई नारायण बाबूजी के कमरे में पहुंच गई और वहीं टेबल पर जब उसने अपने सास ससुर की फेंकी हुई तस्वीर को पाया तो नारायण बाबूजी पर बहुत बरसी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेंके हुए कबाड़ को मेरे घर के अंदर लाने की? नारायण बाबूजी बोले, बहू क्या तुम भूल रही हो कि वो तुम्हारे सास ससुर की तस्वीर है? अरे मेरा तो रहने दो, मैं जिंदा हूँ, पर तुम अपनी मरी हुई सास की तस्वीर के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या ये बात अजय को पता है? क्योंकि मुझे याद है कि ये तस्वीर अजय घर से लेकर आया था। मैंने बहुत भूल कर दी जो तुम लोगों के कहने पर यहाँ आ गया। काश की सच्चाई मुझे पहले पता चल जाती तो मैं कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। रेखा बोली, अरे वाह ससुर जी, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है? अरे आपके बेटे की वजह से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब का धक्का मारकर आपको इस घर से बाहर निकाल देती। आपकी आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप को यहाँ नहीं बुला पाती हूँ और ना ही अपने घर में पार्टी कर पाती हूँ। मुझे मालूम है कि आपको लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें बनाएंगे कि ना जाने कहाँ से भिखारी को उठाकर ले आए हैं। नारायण बाबूजी बोले, बहू भगवान से डरो, आज नकल हर किसी को बूढ़ा होना होता है। तुम अपने माता पिता से प्रेम करती हो, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर सोचो जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही हो वैसा ही व्यवहार अगर तुम्हारे भाई भाभी भी तुम उनके साथ करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? रेखा गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरे माँ बाप से अपनी तुलना की। मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि मेरे भैया भाभी उसे सर पर उठाकर रखते हैं, आपकी तरह कंगाल नहीं हैं वो। नारायण बाबूजी हंसकर बोले, बहू पैसा तो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं है, पर आगे की सोचो।
एक वक्त था जब मैं भी कमाता था, सब कुछ करता था, पर उम्र के साथ पैसा भी घटता है, बढ़ता नहीं। याद रखना इस बात को कि तुम्हें भी आगे चलकर इसी गली से गुजरना होगा। रेखा बोली, बस बस, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। उनके आने का समय हो गया है। चलिए अब आपको खाना दे देती हूँ। नारायण बाबूजी चुपचाप अपने कमरे में दरवाजे के बाहर एक तख्त पर लगाकर बैठ गए। खाने में पानी जैसा दाल, 2 रोटी और सूखी सब्जी देकर उनका मन इतना दुखी हुआ कि वो सोचने लगे कि इससे अच्छा मैं वृद्धा आश्रम चले जाऊं और शेष जीवन की वहीं बिताऊं। वहां कम से कम अपने जैसे 2 लोग तो मिलेंगे। हफ्ते 10 दिन तक नारायण बाबू किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और ना ही ठीक से खाना खा रहे थे। बेटा आश्चर्य से उनसे पूछता भी तो वो बात को टाल देते। इधर रेखा खुश थी कि चलो नहीं खाते हैं तो कम से कम राशन ही बचता है। अजय तब जब पूछता तो रेखा बोलती, अरे पूरे दिन वो कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। ऐसे कहकर वो बात को तो शाम होने के बाद खाना नहीं चाहते हैं। और कोई बात नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, पिता की चिंता में रहते हैं। क्या आप ये भूल जाते हैं कि घर में आपकी पत्नी भी है? जब अब औरत अगर इस तरह से बात करे तो पति भला क्या करे? शाम में बेटा आया, पिता का हालचाल पूछकर अंदर गया। थोड़ी देर बाद जब फ्रेश होकर बाहर लौटा तो नारायण बाबू अपने सामान के साथ उसके सामने आए और बोले, बेटा अजय तुम्हारे घर में मेरा वक्त पूरा हुआ है, आज तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ। आश्चर्य से अजय पूछ बैठा, लेकिन क्यों पापा, क्या तकलीफ है आपको यहाँ? नारायण बाबूजी बोले, बेटा ये सवाल तुम अपनी पत्नी से पूछना, पर अब मैं अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो और मुझसे बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हारी मरी हुई माँ की तस्वीर की बेइज्जती और मैं अपनी बदहाली पर अब और आंसू नहीं बहा सकता। फिर अजय बोला, चाहता हूँ, मुझे माफ़ करो, तुम अपने जीवन में खुश रहो, मैं तुम्हें इतना ही आशीर्वाद दे सकता हूँ और मैं देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और बाबू और बहू जिस पेंशन के लोभ में तुम मुझे अपने साथ रखती थी उस पर बस मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं। तुम्हारी इस लालच की अगर तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि तुम में बदलाव आएगा। इसलिए मैंने अपनी वसीयत तैयार करवा दी है। मेरी जो भी संपत्ति है वो तुम्हें अभी नहीं मिलेगी जब तक अजय 60 साल का नहीं हो जाता, क्योंकि उससे पहले तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। पर जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जैसी हरकत करेगा उस दिन तुम्हें इस बूढ़े ससुर की याद आएगी और तब ये संपत्ति तुम्हारे काम आएगी। चलता हूँ। इतना कहकर वो अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गए। अजय ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। पापा पापा प्लीज़, कुछ कहकर रोकता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा, पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगता रहा, पर नारायण बाबूजी नहीं रुकने को तैयार थे। बाबू तय कर लिया था कि अब वो वृद्धाश्रम चले जाएंगे। अजय सर पकड़कर बैठ गया। माँ को तो पहले ही खो चुका था, आज पिता का साथ भी छूट गया है और ये सब रेखा की वजह से हुआ। अजय गुस्से में रेखा की तरफ बढ़ा। उसका मन किया कि वो एक जोर का थप्पड़ रेखा को लगाकर फिर उसे अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार याद आए और बोला, मैं तुम्हें मार कर अपने पिता के संस्कारों को लाइज्जत नहीं करूँगा, पर याद रखो तुम्हारे इस करनी के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और अपने पिता की तरह बड़ा दिल भी नहीं करूँगा कि तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा यही है कि अब
तुम अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। रेखा रोने लगी। अजय बोला, बस। एक पल में ही आंसू निकल आए। और तुमने मेरे बाप को जो खून के आंसू रुलाए उसका क्या? खून के बदले खून और आंसू के बदले आंसू, जुदाई के बदले जुदाई। तुम्हारी यही सजा होगी। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है, उस दिन तुम्हारी सजा भी खत्म हो जाएगी। ना उम्मीद रेखा का माथा ही घूम गया कि ये पूरा पलड़ा ही उलट गया। एक तो 25,000 देने वाला एटीएम घर से जा चुका है और पति भी नाराज है। अब तो इन्हें जवाब देना भी मुश्किल है। सालों बीत गए परंतु नारायण बाबूजी घर लौटकर नहीं आए। अजय हफ्ते में एक बार पिता से मिलने जाता और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता। आखिरकार अजय ने पिता पर ही छोड़ दिया। साल भर बाद रेखा ने खुशखबरी दी जब उसके मायके से उसके माँ बाप फ़ोन करके उसे आने की दुहाई देते और रेखा जा नहीं पाती, तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक पिता को पुत्र से अलग करके कितना बड़ा पाप किया है। रेखा को अपने किए पर पछतावा था। वो अपने बेटे को लेकर एक दिन वृद्धा आश्रम गई और नारायण बाबूजी के गोद में पोते को देखकर अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। नारायण बाबूजी बच्चे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बहू, मैं अपने पोते के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर मैं उस घर में नहीं रह सकता क्योंकि अब मुझे यहीं अपना घर लगने लगा है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भले ही तुमने मुझे अपना पिता कभी नहीं माना, पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा हूँ और तुम्हारी भविष्य मैंने सुरक्षित कर दिया है। तुम्हें कभी अपने बेटे बहू का दुर्व्यवहार नहीं झेलना पड़ेगा, पर बच्चों के मुंह में खुद को कभी इतना कमज़ोर मत करना कि अपने दर्द भी बयां कर सको। जाओ, खुश रहो। दुखी मन से रेखा लौट आई। अजय ने भी अपना दिल बड़ा किया और रेखा को बच्चे के साथ उसके मायके ले गया। अब रेखा खुद भी मायके बहुत कम जाती थी। अब त्योहार पर वो बेटे को लेकर वृद्धा आश्रम जाती थी और जब तक नारायण बाबू जीवित रहे रेखा ने पश्चाताप किया। इस कहानी से हमें ये श्रेष्ठ मिलता है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे तक लौट कर वापस आ जाती है।